पेज नंबर 170। एक एग्जांपल करने लगे थे 8 है, इससे पहले पिछला जरा रिवाइज करना था, क्या बात होगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज प्लीज ठीक आ रही है? जी सर, क्या डिस्कस हो रहा था? अर्निंग्स पर शेयर डिस्कस हो रहा है। अर्निंग्स पर शेयर का फाइनल फार्मूला क्या डिसाइड हुआ था? अर्निंग्स का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं अर्निंग, फार्मूला खत्म हो गया। पेज नंबर 168 पे शेयर्स डिस्कस हो रहे थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ए रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन अब बेस की बात हो रही थी कि शेयर्स कौन से बेस में आ रहे हैं। तो अगर तो ड्यूरिंग द पीरियड कोई शेयर्स में चेंज नहीं है तो वही शेयर्स जो ओपनिंग है क्लोजिंग है एज इट इज बेस में आते हैं। लेकिन क्या चेंज हो भी सकती है? चेंज की रीजंस क्या है? इंक्रीज की 3 रीजंस हैं, फिर डिक्रीज की 2 रीजंस हैं। इंक्रीज की कौन कौन सी 2 रीजंस पढ़ ली हमने? इशू फॉर वैल्यू का क्या करते हैं? टाइम के एंगल से उसे वेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने मंथ्स वो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। और अगर इशू फॉर नो वैल्यू तो उसे टाइम वेट नहीं करते, लेकिन उसे करंट ईयर के साथ साथ कंपैरेटिव ईयर में भी कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल हम करने लगे थे पेज नंबर 170 पे। इशू फॉर नो वैल्यू की 2 एग्जांपल्स हैं, एक तो बोनस शेयर थी, दूसरी शेयर स्प्लिट पड़ा था। तो जरा ढूंढ के दोबारा एग्जांपल 8A से ऊपर बताएं शेयर स्प्लिट होता क्या है? पढ़ के बताओ। शेयर स्प्लिट से शेयर बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं? शेयर स्प्लिट से शेयर बढ़ जाते हैं सर, ये कम हो जाते हैं? पैसों के साथ बढ़ते हैं, पैसे एज इट इज ही रहते हैं। नॉमिनल वैल्यू में चेंज आ जाएगा, नॉमिनल वैल्यू का कम होता है तो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, उसे शेयर स्प्लिट बोलते हैं। अब आने की एग्जांपल पढ़ी जिसका डाटा जरा दोबारा देखो। 8A कौन सा पेज है? से इकट्ठे हो गए। Company had 10,000 ordinary shares in issue on 1st January 2011. On 1st April 2012, there was a share split whereby हर 2 शेयर 5 हो जाएंगे। इधर ट्रांसलेट कर लेना, एवरी 2 शेयर बिकम 5। पूरा सेंटेंस बोले क्या मीनिंग है इसका? अगर 2 शेयर्स होंगे तो कितने हो जाएंगे, और अगर 4 शेयर्स होंगे तो इसने रिफ्लेक्शन दी हुई। अगर 20 शेयर्स होंगे, पढ़े गौर करें, 2 शेयर्स अगर 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर 20 शेयर्स हो तो 50 हो जाएंगे। एक जीरो लगाया मैंने। अगर 4 होंगे तो क्या बताया था आपने? तो कैसे बताया था 10? मैंने 2 को 4 किया, मैंने 2 को डबल किया, आपने 5 को डबल कर दिया। मैंने 2 को 20 किया, आप 5 को क्या करेंगे? 5 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हम 5 के साथ भी जीरो लगा देंगे। हर 2 क्या हो जाएंगे? अगर 2 लाख शेयर होंगे तो 5 लाख हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? कितने कितने हो जाएंगे? हर 2 5 हो जाएंगे।
ऑन 1 जनवरी 15, बल्कि ऊपर जरा एक फिगर लिखी हुई है, 10,000 शेयर्स दिए हैं। कैलकुलेटर पकड़, अगर 10,000 शेयर्स होंगे तो बताएं ये कितने होते हैं। अप्लाई करें माइंड, अप्लाई करें माइंड, रेशियो प्रोपोर्शन की तरह होगा। अगर 10,000 शेयर्स थे और हर 2 ने 5 में कन्वर्ट होना तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा। अगर 20,000 शेयर्स होते तो वो कितने हो जाना था, 50,000। तो अगर 10,000 है तो करेंगे कैसे किया है, कैसे कर सकते हैं। 10,000 लिखें कैलकुलेटर में, ये 10,000 5 बन चुके हैं, हमने इसे 5 बनाना है। इस तरह मार्कअप मार्जिन में हम करते हैं उसी तरह यूज हो सकता है। इससे डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय 2 से 5,000 एक आंसर आया। 5,000 का मतलब क्या है, ये 10,000 अगर शेयर देखे जाए तो ये 10,000 5,000 के 2 शेयर्स में 5,000 2 दफा, तो डिवाइड बाय 2 करने से आपके पास 10,000 2 शेयर्स मींस 5,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितने कितने हो जाएंगे, 10,000 25,000 हो जाएंगे। 10,000 25,000 से बढ़ जाएंगे या 25,000 तक हो जाएंगे। 10,000 कितने से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 15,000 से बढ़ के 25,000, 25,000 से बढ़ जाएंगे 25,000 तक हो जाएंगे। चलो मैं दोबारा वर्किंग करता हूँ, आगे चलो। Then we get on 1st June 2012, 12,000 shares were issued at market value of 5 per share। तो एक शेयर स्प्लिट है और फिर एक इंक्रीज इन शेयर्स है ड्यू टू इश्यू ऑफ शेयर्स एट मार्केट वैल्यू। तो एक फॉर वैल्यू है और एक फॉर नो वैल्यू है। बेसिक अर्निंग्स वर 1,50,000 in 2011 and 2,61,000 to 15 2012। रिक्वायर्ड हमसे है कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब फिलहाल बेसिक का मैंने अभी बताया था कि बेसिक वर्ड से कंफ्यूज ना हो, अभी आगे इंशाल्लाह जब एक और चीज आएगी तो बेसिक बताता हूँ। सिंपली अर्निंग्स पर शेयर आपने कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, अंडरलाइन करें आगे। विद कंपैरेटिव का मतलब पिछला कौन सा साल बनेगा, 2011 की ईपीएस भी कंपैरेटिव में आपने बतानी है। आगे कहता है आल्सो कैलकुलेट ईपीएस ऑफ 2011। अब इस रिक्वायरमेंट का क्या मीनिंग बना, एक तो हमने 2012 में 2011 कंपैरेटिव बनाना है और आल्सो कैलकुलेट ईपीएस ऑफ 2011 का मतलब 11 में खड़े होके 11 की वर्किंग भी करनी है और 12 में खड़े होके 11 को भी कंपैरेटिव में देना। तो अब इनका क्या डिफरेंस है ये मेरे साथ जरा गौर से समझना। ये शुरू करें जी, रजिस्टर करें, अब लिखिए कीजिएगा सारा। दो 2011 की ईपीएस की हेडिंग लिखिए। पहले 2011 की मेरे साथ ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। कंसंट्रेट कीजिएगा, मेरे ख्याल एक तो आध एग्जांपल में सारा ये कॉन्सेप्ट अब फाइनल हो जाना जी। ईपीएस किस साल की वर्किंग करने लगा, पहले फार्मूला बोला, अर्निंग्स ढूंढे 2011 की अर्निंग्स ढूंढे। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढे, होता ही नहीं है नहीं, है नहीं, बात खत्म होगी। 1.5 लाख फिर अर्निंग्स बन गई डिवाइडेड बाय वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने हमें। 2011 के एंगल से डाटा अपना 2011 के ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, 2011 के ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, 2011 में शेयर स्प्लिट हुआ, 2011 में शेयर स्प्लिट हुआ नहीं हुआ, 2011 में मार्केट वैल्यू पे शेयर्स इशू हुए नहीं हुए। ये दोनों काम किस साल हुए, 2011 को ओपनिंग बताएं। 2011 में अगर शेयर्स इशू नहीं हुए तो 2011 का क्लोज ना हुआ
तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने होंगे। चेंज कब आता है, जब कोई चेंज आया। तो 2011 में कोई चेंज, 2011 में कोई फर्दर इशू नहीं है। स्प्लिट भी 12 में हुआ है, मार्केट वैल्यू पे शेयर्स भी 12 में इशू हुए हैं। तो 2011 को ओपनिंग 10,000, वही क्लोजिंग 10,000, वही वेटेड एवरेज 10,000, पूरे 12 महीने ये 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे। तो सिंपली व्हाट इज द ईपीएस ऑफ 2011, 15 लिखें। तो हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर्स में कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ऑप्शनल नहीं है, ये सबसे है। एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। देन लिखें ईपीएस 2012। अब 2012 में जब अपनी ईपीएस की वर्किंग करनी है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 2012 विद कंपैरेटिव, 2012 के साथ साथ 11 को भी कंपैरेटिव फॉर्म में शो करना। अब इस हेडिंग के नीचे ईपीएस 2012 लिखकर जरा थोड़ी से 5-6 लाइनें छोड़ दें जरा। जिन क्वेश्चंस में एक से ज्यादा शेयर्स की मूवमेंट आ जाए, शेयर स्प्लिट भी है, फॉर वैल्यू भी है, फॉर नो वैल्यू भी है, अगर एक से ज्यादा शेयर्स में चेंज आ जाए तो फिर मैं अभी आपके सामने एक वर्किंग करता हूँ, उस वर्किंग के बेस पे इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। तो अब 2012 में आ गया मैं। 2012 में क्या क्या हुआ, शेयर सेपरेट भी है और उसके बाद शेयर इशू भी हुआ है। तो अगर एक से ज्यादा हो जाए तो फिर देन एक वर्किंग सी मैं आपके सामने भी करता हूँ, एक टेबल बन जाया करेगा जिसकी बेस से हमारे पास फिगर्स आ जाएंगे। अभी आप साथ साथ ना चाहे लिखें, थोड़ी सी स्पेस रख के मैं एक वर्किंग में चला गया। पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर जरा दे दें। इसमें कॉलम 3 होंगे, लेकिन 3 कॉलम इकट्ठे बनाने के बजाय पहले मेरे फर्स्ट एक कॉलम बनवाएंगे। इस फर्स्ट कॉलम में मैं एक्चुअल शेयर्स लिखने लगा हूं 2012 के। एक्चुअल से मेरी मुराद ये है कि ब्रॉड डाउन क्या था, कितने शेयर इश्यू हुए, फिर कितने हुए, क्या क्या चेंज आया, एक्चुअली की स्टेट पे क्या क्या चेंज आया, तो मैं इस कॉलम में भी लिखता हूँ। अभी साथ साथ में लिखिए कि मैं 2 कॉलम बाद में बनाने, पहले मेरे कॉलम समझ लो। आप डाटा देखना किस साल के एंगल से आपसे वर्किंग करवा रहा हूँ। अब 12 में मैं आ गया, 12 के एंगल से ब्रॉड डाउन शेयर्स बताए, वो तो ओपनिंग है यार 2011 के, वही क्लोजिंग बने थे 11 के, क्योंकि शेयर्स में मूवमेंट नहीं थी और देयरफॉर वो 10,000 जो क्लोजिंग था लास्ट ईयर वो आपने मुझे ब्रॉड डाउन बता दिया। ये शेयर्स की वर्किंग है, वंस अगेन शेयर कैपिटल की नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। अब दोबारा डेटा पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर तरतीब रखनी है आपने। अब पहले क्या काम हुआ, शेयर सेपरेट हुआ, किस डेट पे, 1 अप्रैल 12 पे। ये इश्यू फॉर वैल्यू है, फॉर नो वैल्यू है? इश्यू फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू है? फॉर नो वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, शेयर्स में चेंज तो आया है लेकिन रिसोर्सेज कैश में कोई चेंज नहीं आया। अब शेयर सेपरेट की मैंने अभी आपके सामने एक वर्किंग की थी, दोबारा करनी कैलकुलेटर। अब एक सेंटेंस लिखा है, एवरी 2 शेयर्स बिकम 5। ये सॉर्ट ऑफ ना एक फ्रैक्शन होती है, ये शायद कोई राइट शेयर्स अगर जहन में ला सके आप। समटाइम बताया होता था कि 2 for 10, 2 for 5, एक फ्रैक्शन सॉर्ट ऑफ गिवन होती है। तो इसका तरीका ये है, हर 2 ने 5 बनना है। कैलकुलेटर पे देखें 10,000, क्या ये 5 बन चुके हैं? इन्हें बनाना है हमने, तो ये इनमें से 2 ढूंढने हमने। तो इसका तरीका ये है, 10,000 लिखें, डिवाइडेड बाय 2 करें, मल्टीप्लाइड बाय 5। ये क्या चीज आई है, इतने से अब शेयर्स बढ़े हैं, इतने टोटल हो गए हैं? नहीं, 10,000 में 25,000 इजाफा होके 35,000 हो गए हैं, या 10,000 25,000 होने का मतलब है कि 15,000 से बढ़े हैं। असल में ये पहले टोटल हमारे पास आया कैसे है, 10,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये ऑब्वियसली वैसे बड़ा हो सकता है लेकिन शायद इस तरह जरूरत नहीं है। तो ये फिगर पहले टोटल आई है, 10,000 शेयर्स 25,000 में कन्वर्ट हो गए हैं, कितने से बढ़ के, 15,000 से बढ़। इन अदर वर्ड्स
नो वैल्यू कितने शेयर्स फॉर नो वैल्यू इशू हुए हैं? 25,000 या 15,000? और जाने दें यार, 25,000 10 से पहले इशू हुए थे, 10,000 से 25,000 तक पहुंचे, तो 15,000 मैंने कैसे फाइंड आउट किया? बैलेंसिंग फिगर नहीं है, 10 से 25 मीन्स 15,000 से बढ़े हैं, तो कितने शेयर्स थे? 10,000 कितने हो गए हैं, कितने से बढ़े हैं, वो खुद नो वैल्यू। याद रखो क्या? आगे चलो, कुछ और हुआ सब किस डेट पे? 1 जून 2012। इशू फॉर वैल्यू क्या लें? फॉर फुल मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। कितने शेयर्स इशू हुए? अब ये शेयर्स वैसे मैंने स्टेट पे, इट मींस ये 12,000 इशू होने के बाद एक्चुअली हमारे क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स 31 दिसंबर 2012 पे हो जाएंगे 37,000। हजम होगी बात? दो कॉलम्स के साथ आपने जगह रखनी है, जरा ये आप नोट कर, ऊपर स्पेस रखे, ईपीएस की वर्किंग के लिए 5-6 लाइनें छोड़ के एक वर्किंग में आ जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कर ली वर्क? नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती, जो ओपनिंग है उसमें ब्रेकअप फर्दर जरूरत नहीं है, आपने जो करंट ईयर में हुआ है बस उसको साफ रखना है। वो फिर अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पिछले सालों में भी चेंज, अगले सालों में भी चेंज है, तो आपने पिछले सालों में जो भी चेंज आया होगा वो तो पिछले साल तक कंसिडर कर ली है। अब आपने सिर्फ करंट ईयर के एंगल से सोच, पिछले सालों में जो हुआ था उसकी अब हमें जरूरत नहीं है, करंट ईयर के एंगल से बस आपने देखना है कि करंट ईयर में फर्दर क्या चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले साल तक जो हुआ था वो हमने पहले कंसिडर पिछले सालों में कर लिया होगा, तो वो मैं अभी जब आएंगे पिछले क्वेश्चन पिछले सालों से अगले सालों में इंशाल्लाह बात करते हैं। तो आपको इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना परेशान मैं कर रहा हूँ। जी बन गए जी। जी 1 से के अंदर रुक जाएंगे, बन गए जी। ऑनलाइन हो गया था। अब ईपीएस की वर्किंग करने के लिए हमने ये जो 2012 में एक्चुअल फिगर्स लिखी है हमने, एक्चुअल शेयर्स, अब इस करंट ईयर की फिगर्स को हमने करना है वेटेड एवरेज में कन्वर्ट। तो करंट ईयर वेटेड एवरेज का मतलब कौन सा करंट ईयर? ये जो कॉलम बन रहा है अभी ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए बन रहा है, ईपीएस की 2012 की कैलकुलेशन, लेकिन साथ ही जो दूसरा मैंने कॉलम बनाया, ये कॉलम हम यूज किया करेंगे कंपैरेटिव ईयर के लिए। तो कंपैरेटिव ईयर हमारा कौन सा है? तो 11 कंपैरेटिव ईयर है, जिससे फिर मैं प्रायर ईयर कह रहा हूँ। क्या प्रायर ईयर में भी कोई एडजस्टमेंट होनी होती है? किसके अगेंस्ट नहीं, किसके अगेंस्ट होनी होती है? फॉर वैल्यू के लिए नहीं होनी होती, लेकिन फॉर नो वैल्यू के लिए पिछले सालों की एडजस्टमेंट होनी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रायर ईयर एडजस्टेड। प्रायर ईयर कौन सा है?
इस केस में 11 है और उसमें एडजस्टमेंट होनी है जो इस साल पर नो वैल्यू शेयर्स आए हैं। तो वंस अगेन जरा पेशेंस काइंडली, करंट ईयर में वेट करवाना आपने और किस कॉलम को देखना, पहले कॉलम 10,000 शेयर्स हैं, बताएं 10,000 शेयर्स का वेट कितना है करंट ईयर में? क्या ये 10,000 शेयर्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे? पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे सर, तो 12/12 उसे लिखने की जरूरत नहीं होती थी। अब अगला देखें 15,000। 15,000 शेयर्स किस दिन फर्दर इशू हुए? 1 अप्रैल, तो 9 मंथ्स बने। अब ये नो वैल्यू है, इसने एज इट इज आ जाना, टाइम वेट नहीं होगा। समझा सर? इसका मतलब यहां तक वेटेड एवरेज भी 25,000 ही रहे। कैसे आया 25,000 अभी? 10 जमा 15 इज इक्वल 25। देन आगे आगे 12,000 शेयर्स, लेकिन ये फॉर वैल्यू है और ये 1 जून के इशू है। इसको टाइम वेट करेंगे, मंथ्स गिने, मंथ्स गिने, मंथ्स गिने, मंथ्स गिने। वर्किंग कैसे करो? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, आंसर बताएं। 12,000 तो एक्चुअल शेयर्स हैं लेफ्ट साइड पे उनका, लेकिन वेटेड एवरेज 7 मंथ्स के एंगल से 7,000 आया। देयरफॉर करंट ईयर के एंगल से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 32,000 हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट है, एक मिनट। 25,000 जमा 7,700 समझ आ गया? 32 इट मीन 2012 की जब मैं ईपीएस कैलकुलेट करूंगा 2012 की ईपीएस, तो उसकी अर्निंग्स के नीचे 32,000 शेयर्स लिखूंगा या 37? तो ये 37 के एक्चुअल क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन 37 ही जाना है, लेकिन ईपीएस की वर्किंग में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 32,000 जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बात कंप्लीट करें, जरा पिछले साल को भी देखेंगे। 2011 में एडजस्टमेंट होनी है अगर कोई और नो वैल्यू एडजस्टमेंट थी, तो 2011 में हमने एडजस्टमेंट स्टार्ट कहां से कर दी? बोर्ड पे नहीं है, ये नई चीज है, मैसेज के बाद सुन लें, बाद में आपने बता। 2011 की ईपीएस मैंने आपके सामने रखी है। 2011 में जब हम थे तो उस वक्त हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000 थे। तो उन्हीं 10,000 शेयर्स में फर्दर एडजस्टमेंट होनी है। अगर आपको याद हो तो जब मैं पिछले सालों में जाके 5,000 जमा कर रहा था, तो 10,000 जो पिछले साल में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 2011 की ईपीएस में थे, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे इस टेबल में किस साल के एंगल से। इस वक्त आपको ये बार बार ना जरा फर्स्ट लाइन देखें जरा, 10 10 10 ये सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन ये पहला 10 क्या है? ये 12 का एक्चुअल ओपनिंग है। आगे 10 कौन सा? ये उस 10,000 का वेटेड एवरेज भी 10,000 ही है, क्योंकि पूरे साल ये शेयर आउटस्टैंडिंग है। आगे फिर यही 10,000 आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन ये हमेशा फिगर सेम नहीं होगी। ये 10,000 मैंने कहां से देख के लिखा है? कंपैरेटिव ईयर में जो ईपीएस कैलकुलेट की गई थी, वो जिस बेस पे कैलकुलेट की गई थी, वो बेस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2012 में प्रायर ईयर का, 2012 में 2011 प्रायर ईयर का। ठीक है, फिलहाल आपको बार बार नजर तो आ रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने एक एरो सा बना के उसका लगाया, आपने भी लगाना है जब आप लिखेंगे। मुझे एक सेकंड बात पूरी कर देना। अब आए 1 अप्रैल 2012 को एक इश्यू फॉर नो वैल्यू हुई। इसका इफेक्ट पिछले सालों में जाना कैसे? 15 ही जाएगा और यहाँ तक 25,000 हो गया। कौन सी एडजस्टमेंट पिछले सालों में होती है जाकर? इशू फॉर नो वैल्यू। देन फिर 1 जून को इशू फॉर वैल्यू शेयर्स हुए, इनका इफेक्ट भी पिछले सालों में नहीं जाना, इनका कोई नहीं जाना, तो यहाँ हो गया डैश। सिर्फ किसका इफेक्ट जाना था? तो ये 25,000 शेयर्स हो गए। अपना रजिस्टर जरा एक सेकंड देखें। आपने 2011 की ईपीएस कैलकुलेट की इन शेयर्स की बेस पे, 10,000 की बेस पे, लेकिन जब 2012 में आप कंपैरेटिव ईयर की 11 की ईपीएस लिखेंगे तो वो आप किसकी बेस पे लिखेंगे? 25,000। तो मैंने ये टेबल किस साल के एंगल से बनाया है? 12 के एंगल से बनाया, जिसमें 12 का करंट भी आ गया और 12 में जो 11 का कंपैरेटिव आना है उसकी बेस भी आ गई। ठीक हो गया, बनाइए टेबल।
जो इशू फॉर नो वैल्यू शेयर होते हैं मसलन उनका इफेक्ट पिछले सालों में जाना ताकि रीस्टेट हो सके ईपीएस, और जो इशू फॉर वैल्यू शेयर हैं उनके अगेंस्ट तो रिसोर्सेज इस साल आए हैं तो उनका फिर पिछले साल से ताल्लुक नहीं। तो इशू फॉर नो वैल्यू जो था उसका साल में इम्पैक्ट किया है, और जो इशू फॉर वैल्यू है उसका पिछले सालों में इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, जी नोट कर लो। चलिए कंप्लीट करवाएंगे, टेबल अगर बन के ऊपर आएंगे जी। आप लिख तो नहीं रहा प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप 12 की अर्निंग्स ढूंढो। 2012 की अर्निंग्स यार, अच्छा इसको भी लिखने से पहले एक सेकंड बोर्ड पे देखना। 2012 में यार इससे इतना कंपैरेटिव बना लेते हैं जहां पॉसिबल है। 12 और 11 किस साल में रीस्टेट होना होता है? ये आईएस 8 मिक्स होने वाला है सर इसमें। आईएस 8 है सर में पिछले सालों में एरर हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए तो रीस्टेटेड रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। 12 की अर्निंग बताएं। तो 261 250। 11 की अर्निंग बताएं। अर्निंग में कोई चेंज नहीं किया हमने, लेकिन क्या पिछले सालों में कोई एरर अगर हो जाए तो अर्निंग में भी चेंज आ सकता है। ये अर्निंग मींस क्या है वैसे? प्रॉफिट है। तो अगर पिछले सालों में कोई पॉलिसी चेंज आ जाए या एरर हुआ हो तो उसी तरह से प्रॉफिट में भी चेंज आ सकता है, जिसना आईएस 8 में पड़ा था। तो रीस्टेट हो जाएगी प्रॉफिट की फिगर भी और अकॉर्डिंगली शेयर्स की फिगर तो हमने यहाँ से देखी। अब अपना टेबल देखना, टेबल देख के बताएं 2012 में बेस में क्या आएगा? 32,000 या 37,000? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर सेकंड कॉलम से फिगर आया करेगी। और 2011 में 2012 में खड़े होके 2011 की रीस्टेटेड शेयर्स की फिगर क्या आएगी? ये मेरे वर्ड सुने गौर से, क्या बोला मैंने, रिपीट करें। 12 में खड़े होके 11 के रीस्टेटेड शेयर्स आएंगे 25,000। कंप्लीट करें और आंसर्स बताएं। इश्यू फॉर नो वैल्यू जो होता है उसे टाइम वेट नहीं करते हैं। इश्यू फॉर नो वैल्यू जो है इसे इसके अगेंस्ट पैसे तो आते नहीं है, इसलिए इस साल के शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, इसका कोई टाइम वेट का कॉन्सेप्ट नहीं। 11 के ऊपर रीस्टेटेड प्लीज जरूर लिखिएगा। किस साल पे आता है रीस्टेटेड? कंपैरेटिव ईयर में अगर चेंज आ रहा हो तो रीस्टेटेड। आंसर्स बताना। हाँ जी, पॉइंट्स में अगर आंसर जा रहा हो तो प्लीज वंस अगेन फाइनल रखें, पॉइंट में 2 स्टेट्स पे जाके बात पॉइंट आता है। 8.16 लेकिन पर शेयर लिखना लाजमी है। क्या मतलब ऐसे 8.16? एक शेयर के बदले 8 रुपए 16 पैसे तकरीबन प्रॉफिट हुआ। और लास्ट ईयर कितना हुआ था? लास्ट ईयर के एंगल से कितना हुआ है? परफॉर्मेंस में इंक्रीज, अच्छा परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई है या खराबी हुई है? कैसे पता चला? ईपीएस बढ़ गई है जी। एग्जांपल नंबर 9 पे आने, पेज नंबर 171। ये पढ़े जरा डाटा इंडिविजुअल जी। ऑनलाइन स्टूडेंट से करते हैं तो जी 10,000 शेयर से 1 जनवरी 11, 1 अप्रैल 12 को 12,000 शेयर इशू हुए, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज पे। 1 जून पे शेयर स्प्लिट हुआ, 2 शेयर्स 5 बन गए। बेसिक्स अर्निंग वही हैं जो 2011 और 2012 में पहले थी, और आपसे रिक्वायर्ड है 12 का कंपैरेटिव ईपीएस बता, 12 और कंपैरेटिव ईपीएस बताएं और 2011 की ईपीएस बताएं। ये सवाल अगर आप गौर से देखें, साथ पेज नंबर 170 रखना आप साथ। ये डाटा तकरीबन सेम है, क्या चेंज है इसमें? पेज नंबर 170 पर एग्जांपल 8A थी, उसमें पहले शेयर सेपरेट था
और फिर मार्केट वैल्यू, बार में मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू हो रहे थे। यहाँ जरा रिपीट कर दें, यहाँ क्या हो रहा है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बस ये अगर हम समझ गए तो बस बात यहाँ खत्म हो जानी है हमारी बेसिक ईपीएस की। तो आपने रुक जाना है, कुछ नहीं लिखना। अब तक मैं कहूँ ना आपसे, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ईपीएस निकालें 11 की और 12 की कंपैरेटिव के साथ। तो जल्दी से डेटा ढूंढना मेरे, अब बाद में आराम से सब कुछ लिख लीजिएगा। 2011 में ईपीएस की फिगर्स ढूंढ लो, अर्निंग्स कितनी है, 2011 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो तो ब्रॉड डाउन है। यस सर, ब्रॉड डाउन है सर, ब्रॉड डाउन 11 के ब्रॉड डाउन ही वेटेड एवरेज क्यों है? वंस अगेन 11 में कोई चेंज नहीं है, 11 में चेंज नहीं है, 11 का ओपनिंग भी वही, 11 का क्लोजिंग भी वही, तो वेटेड एवरेज भी वही और देयरफॉर आंसर भी वही। तो इसको तो छोड़े, 2012 में आके जरा मुझे टेबल बनवा दें। कुछ नहीं करना आपने, बल्कि आपने रजिस्टर में अपने ये जो थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल सॉल्व किए 8A, इसका आंसर सामने रखना। आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन होना चाहिए 9, एग्जांपल 9, और आंसर आपके रजिस्टर में आपको 8A वाला नजर आना चाहिए। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, क्यों चेंज कर रहा हूँ, अगर कोई होनी है तो, और सब चीज देखो। मुझे सबसे पहले कौन सा कॉलम बनवाएंगे आप? अब ये टेबल पे थोड़ी सी हेडिंग भी आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें मेरे साथ याद हो जाए। एक्चुअल मींस किस साल में हमें 2012 का एक्चुअल मुझे लिखवाएंगे। ब्रॉड डाउन शेयर्स बताएं, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो इस साल आपने मुझे ओपनिंग के तौर पे बता दी। लास्ट ईयर क्योंकि मूवमेंट नहीं थी, इसलिए विदाउट एनी मूवमेंट क्लोजिंग ओपनिंग बन गया नेक्स्ट ईयर का। लेकिन नेक्स्ट हो कहता है, अब जरा डेट पढ़े एग्जांपल 9 में, आप डाटा 9 का देखेंगे आप। 1 अप्रैल को अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 12 पे इशू फॉर वैल्यू है या वो नो वैल्यू है? इशू फॉर वैल्यू का मीनिंग क्या है? पैसों के बदले शेयर, पैसों के बदले शेयर इशू हैं और मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू हैं। कितने शेयर इशू हैं? 12,000। टोटल शेयर्स कितने हो गए? 22,000। किस दिन हो गए होंगे? 1 अप्रैल 2012 को शेयर इश्यूएंस के बाद टोटल शेयर्स 22,000 हो गए होंगे। दोबारा एग्जांपल का डाटा देखें, शेयर स्प्लिट की डेट क्या है? 1 जून। 1 जून को शेयर स्प्लिट हुए, कितने शेयर्स मौजूद थे जो स्प्लिट हुए? 10,000 या अब 10,000 नहीं है, 22,000 शेयर्स हो गए थे क्योंकि शेयर इश्यूएंस पहले है, शेयर स्प्लिट बाद में। कैलकुलेटर पे लिखें, तरीका वही है। अब बताएं लिखेंगे क्या कैलकुलेटर पे? 22,000 या 10,000? जब शेयर स्प्लिट हो रहे हैं तो अब शेयर्स 22,000 हो गए थे, तो 22,000 डिवाइड बाय बोल दें, 22,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 55,000 से बढ़े या 22,000 55,000 तक हो गए? कितने से बढ़ गए? 33,000 से बढ़ के 55,000 हो गए। डेफिनेटली पहले क्या सॉल्व हुआ है, कितने हो गए, और बैलेंसिंग फिगर हमने सॉल्व कर ली है। 22,000 से 55,000 का मतलब 33,000 शेयर्स में इजाफा हुआ है। 55,000 तक हम पहुंचे वैसे ही जैसे 22,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, और यही क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं क्योंकि ईयर एंड 22,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, 55,000, बैलेंसिंग फिगर 33,000। ऐसे नहीं करें? नहीं, ठीक हो गया। जी, एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? है पेशेंस दिखाएं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो पहले मुझे दो टेबल कंप्लीट करवाना है, अगले 2 कॉलम। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग बनवाएं। करंट ईयर मींस 2012 ही है, लेकिन अब करंट ईयर में क्या करना है हमने, इसको वेट करना है, इसको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2011 को प्रायर ईयर को एडजस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इशू फॉर वैल्यू, विद फॉर इशू फॉर नो वैल्यू, इशू फॉर नो वैल्यू के एंगल से एडजस्ट करें।
फोकस ऑन 2012, फर्स्ट कॉलम देखते हैं जी। 10,000 शेयर्स, क्या 12 महीने ही आउटस्टैंडिंग है सर? ऐसा ही है सर। मतलब पहले भी 10,000 फिर 10,000, क्या एज इट इज मैंने देख के लिख दिया, मैंने कुछ किया? मैंने वेट किया, लेकिन 12/12 करने की कोई सेंस नहीं, वही सेम आंसर आ जाएगा। आगे है लिखा हुआ 12,000 शेयर्स, कौन से है ये? नहीं, कौन से है ये? फॉर वैल्यू है ये, पहले ये चीजें मतलब फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू? अगर फॉर वैल्यू है तो अब टाइम वेट जहन में आना चाहिए। फर्स्ट अप्रैल से मंथ्स गिने, 12,000 इंटू 9/12, 9,000 शेयर्स। यहां तक आंसर हो गया हमारा 19,000। एनी कंफ्यूजन? 9/12, अप्रैल, नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9/12, 12,000 शेयर्स थे, लेकिन उनका वेट बना 9,000, 19,000 शेयर्स हो गए। नेक्स्ट आगे इश्यू फॉर नो वैल्यू। अब इश्यू फॉर नो वैल्यू कितने शेयर्स लिखे हुए? 33,000। यहाँ कितने लिखूंगा? 33,000। अभी तक जो आपको पता है आपने बिल्कुल सही कहा है, 33,000। नहीं मतलब अभी तक आपको यही पता है। अपना आंसर आपने कौन सा सामने रखना? 8A वाला, 8A वाला प्लीज सामने रखना सर। अभी तक आपने, आपको क्या पता है कि जितने फॉर नो वैल्यू शेयर्स हैं वही आपने आगे लिखनी है। लेकिन क्या उस डाटा जो आपके पास इस वक्त रजिस्टर में है और इस सिचुएशन में आपको चेंज है? ये जरा मेरे से गौर से सुनना, बस एक आखिरी पॉइंट अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद ये बेसिक ईपीएस का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आपकी सिचुएशन और बेटा मेरी सिचुएशन में ही फर्क है। अब आपकी सिचुएशन रजिस्टर में है, और प्लीज देख लीजिएगा, जब शेयर स्प्लिट हुआ था तो उस वक्त 10,000 शेयर्स थे। इस कॉलम को देख के मैंने बताया होगा, ये मैंने जो इस वक्त बताया 10,000 शेयर्स थे, मैंने कौन से कॉलम को देखा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, कहना पहला देखा मैंने। 10,000 थे, आपने 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 किया तो आपको पता चल गया 25,000 में ये कन्वर्ट हुए हैं। अब जरा सेकंड कॉलम में, क्या उन 10,000 शेयर्स का वेट भी 10,000 ही था? ये मैंने किसको देख के बताया? सेकंड कॉलम में 10,000, उनका वेट भी 12 महीने 10,000 ही था। तो 10,000 शेयर्स का जो वेट था उन्होंने भी 25,000 में ही स्प्लिट होना था। लेकिन एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें, अब जब शेयर स्प्लिट हुआ है तो एक्चुअल शेयर्स कितने हैं? 22,000, लेकिन उनका वेट कितना है? 19,000। अपने देखें जरा, जब शेयर स्प्लिट हुआ था तो शेयर्स एक्चुअली कितने थे? 10,000। उनका वेट कितना था? 10,000। दोबारा बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे सर, बोर्ड इधर है। जब यहाँ शेयर स्प्लिट हुआ तो इस वक्त एक्चुअल शेयर्स कितने हैं? 22,000। प्लीज यार, 22,000 नजर आ तो रहा है यार, कहाँ नजर आ रहा है? वो सीधा नजर आ रहा है। इनका लेकिन वेट कितना है? इनका 22,000 वेट क्यों नहीं है? नहीं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आपके सामने। इससे पहले एक इशू फॉर वैल्यू हुआ था जिसने जो 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे थे, तो देयरफॉर मसला बना हुआ है। आपका वहां मसला क्यों नहीं बना हुआ था? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस वक्त जो भी था ऊपर वेट 12 महीने था, तो वो फिगर सेम आ रही थी। पहले कॉलम में भी 10, दूसरे कॉलम में भी 10, अभी तीसरे में नहीं जाएगा। पहले में भी 10, दूसरे में भी 10, इन अदर वर्ड एक्चुअल भी 10, वेटेड भी 10, और अकॉर्डिंगली अगर एक्चुअल 10,000 स्प्लिट होंगे 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 तो वो भी 25,000 में ही स्प्लिट होंगे, और वेटेड एवरेज भी 25,000 में ही स्प्लिट हुए होंगे। वहां वर्किंग करने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि 10,000 शेयर्स का वेट सेम था। लेकिन अब यहाँ मसला क्या है? एक्चुअल शेयर्स कितने थे शेयर स्प्लिट पे? 22,000, और उनका वेट कितना है? 19,000। अब बेटा जो नीचे 23,000 लिखा हुआ है, सॉरी 33,000 लिखा हुआ है, ये किन शेयर्स की बेस पे 33,000 बना हुआ है? 22,000 की बेस पे या 19,000 की बेस पे? अब इस 22,000 के अंदर इश्यू फॉर वैल्यू भी है, ऐसे ही 12,000 इश्यू फॉर वैल्यू भी है। लेकिन जब वेटेड में हम आते हैं तो वेटेड एवरेज में 19,000 शेयर्स में इश्यू फॉर वैल्यू कितने शेयर्स हैं? 9,000। ऐसे ही है सर। तो वहां में और यहाँ में पहले बेसिक डिफरेंस बताएं कि आपकी एग्जांपल में 8A में और मेरी इस एग्जांपल 9 में क्या डिफरेंस अब हो रहा है? जितने एक्चुअल शेयर्स थे
उतने ही वेटेड भी थे। 10,000 10,000 पहला दूसरा कॉलम, तीसरे पे आता हूं मैं बाद में। और अब ये जो मेरी सिचुएशन बनी इसमें, एक्चुअल शेयर्स कितने हैं 22,000, लेकिन उनका वेट कितना है, यकीनन अगर 22,000 होंगे तो उन्होंने तो 55,000 में कन्वर्ट होना है, लेकिन अब सेकंड कॉलम में तो 22,000 है ही नहीं। कैलकुलेटर पकड़े जरा, अब 22,000 तो 55,000 में ही कन्वर्ट होंगे, लेकिन जो 19,000 है वो फिर कितने में कन्वर्ट होंगे। 19,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 2, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, और मल्टीप्लाइड बाय 5। वहां ये वर्किंग मैंने करवाई है, वहां भी मैंने करवाई है, लेकिन जरूरत नहीं थी। सेकंड कॉलम, एक सेकंड देखें, सेकंड कॉलम वहां भी मैं ये वर्किंग कह सकता था आपसे करें, लेकिन वहां टाइम वेस्टिंग थी ये वर्किंग। सेकंड कॉलम में 10,000 देखें, क्या वो 10,000 भी 25,000 में ही स्प्लिट होना था। एक दफा वर्किंग हो गई थी, दोबारा भी अगर 10,000 है तो टाइम वेस्टिंग है। लेकिन यहाँ 22,000 का वेट 19,000 शेयर्स के बराबर है, तो देयरफॉर 19,000 डिवाइडेड बाय बताएं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, अगर 22,000 शेयर्स है तो उन्होंने तो 55,000 तक पहुंचना है स्प्लिट होकर, लेकिन अगर शेयर्स 19,000 है तो उन्होंने फिर किस में पहुंचना है, फिगर बताएं जो आपने सॉल्व किया। तो इन अदर वर्ड्स अब यहाँ वर्किंग कैसे होगी, 19,000 डिवाइडेड बाय 2 into 5 is equal to 47,500, which means बैलेंसिंग फिगर निकालना, कितने शेयर्स कितने से बढ़ के कितने हुए हैं, 19,000 शेयर्स 28,500 शेयर से बढ़ के 47,500 में कन्वर्ट हुए हैं। वहां क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, मैं क्यों हर दफा बात बदल देता हूँ, क्या वहां भी यही हुआ है, उसमें और इसमें फर्क क्या है, वो ना कहें वहां कहें, अपना देख लेना। आपके रजिस्टर में जो हुआ है, वहां जो एक्चुअल शेयर्स थे उनका वेट भी सेम था, इसलिए वहां वर्किंग शायद दोबारा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर एक्चुअल शेयर्स और हो जाए और वेटेड एवरेज और हो जाए तो वही प्रिंसिपल जो हमने एक्चुअल में अप्लाई किया है वही अप्लाई हो जाएगा वेटेड एवरेज में भी। यहाँ तक बात समझ आ गई मेरी। लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ पूरी कर लूँ, जरा 2011 करवाएं, फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं एड्रेस करता हूँ। 2011 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नहीं 10,000 नहीं होता, नहीं पूरे वर्ड्स बताने, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, आपने रजिस्टर देख के बताया, आपने कैरो खींचा हुआ लंबा। प्रायर ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पिछले साल की ईपीएस जिस नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट हुई होती है वो पिछले साल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 2011 की ईपीएस जिन नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे कैलकुलेट हुई थी वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2012 में प्रायर ईयर का। बोलने की कोशिश करें पूरा सेंटेंस। बताएं कितने कितने स्टार्ट करो, किस 10,000 से, दोबारा बताएं। नहीं ऊपर वाला को नाम हो, 11 की ईपीएस की बेस आपने मुझे लिखवाई, फुल कंसंट्रेट। और अगर आपने मुझे अभी लास्ट कॉलम बनवा दिया तो इसका मतलब मेरी जो सेकंड कॉलम में बात हुई वो आपको समझ आ गई। टेबल पढ़ना शुरू करें। इश्यू फॉर वैल्यू 9,000, किसका इफेक्ट किस साल में नहीं जाता, पिछले साल में कोई इफेक्ट नहीं गया। डैश अपना देखे आंसर 8 है, वहां तो गया होगा 15,000 नो वैल्यू पहले था, यहाँ फॉर वैल्यू पहले है। तो इसका मतलब गौर से सुनिएगा जरा, शेयर स्प्लिट से पहले पिछले साल में 10,000 शेयर्स ही हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखें लेफ्ट साइड, इश्यू फॉर नो वैल्यू अब हुआ, शेयर स्प्लिट हुआ जी, ऐसे ही हुआ सर। इसका इफेक्ट पिछले साल में आना, इसका इफेक्ट पिछले साल आना है सर, तो 33,000 आएगा, 33,000 आएगा, 28,500 आएगा। अपना कॉलम दोबारा टॉप टेबल देखें, वहां तो पिछले साल 15,000 आ रहा, नहीं वेटेड अब नहीं सही वर्ड, वेटेड वर्ड सही नहीं। अब मैंने कौन सा कॉलम आपको दिखाने की कोशिश की है, आपका थर्ड, जो एग्जांपल 8A में थर्ड था,
क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी उस वक्त वही था जो एक्चुअल और वेटेड का था? 10 10 10। अब बोर्ड में जरा देख के बोले 10 की जगह क्या है यहाँ? 22। दूसरे 10 की जगह 19, और वहां जो तीसरा 10 है उसकी जगह 10। तो यहाँ भी 33,000 आ गया, 28,500 आ गया। अब यहाँ कैसे आएगा? कैलकुलेटर फिर पकड़ना। वहां कैलकुलेटर क्यों नहीं पकड़े आपको पता है? वहां क्यों नहीं पकड़े? नहीं नहीं, हमारे एक मॉडल ऊपर 10 10 10, पहला 10 फिर 10 फिर वही 10। तो अगर हम वहां कैलकुलेटर पकड़ते भी तो वही 25 25 25 ही बन जाना था। तो कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत क्यों नहीं थी वहां? ऐसे ही बार बार वर्किंग करके टाइम वेस्ट होना था। यहाँ क्यों कैलकुलेटर पकड़ना पड़ रहा है? क्या चेंज हुआ है? शेयर स्प्लिट से पहले जो फिगर्स है वो बदल रही हैं। तो वहां शेयर स्प्लिट से पहले तीनों कॉलम्स की फिगर्स क्या हैं? प्लीज पहले 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 10 10 10। यहाँ 10 10 10 की जगह क्या है? 22 19, और अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 है, एक 10 है। ये 10 अगर है तो इन्होंने स्प्लिट कितने में होना है? इसकी वर्किंग कैसे करें? इसकी वर्किंग कैसे करें? 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25,000। कितने शेयर्स कितने से बढ़ के कितने हो रहे हैं? ये प्लीज होपफुली सबको पता है। बैलेंसिंग फिगर्स मैं कैसे निकाल रहा हूँ? पहले कौन सी फिगर्स आ रही है? एंड वाली। उसके बाद फिर बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस लेता हूँ। यहाँ तक बात मेरी क्लियर होगी प्लीज? आपने बार बार 15 15 15 टेबल अपना देखे, वो क्यों लिखा हुआ? 10 10 10। मेरी फिगर्स डिफरेंट क्यों हो गई? क्योंकि बेस डिफरेंट हो गई है। जो उनसे पहले फिगर्स थी वो चेंज हो गई। तो बात अब क्लियर होगी। किसने किस साल में जाना है, और नो वैल्यू ने पिछले साल में जाना है। लेकिन समटाइम्स आपको अगर शेयर सेम नहीं है, उनके वेट डिफरेंट है या प्रायर ईयर के फिगर्स डिफरेंट है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो आपके और मेरे इस आंसर में डिफरेंस ये है कि वहां शेयर स्प्लिट पहले था, और जब शेयर स्प्लिट हुआ था तो शेयर जो एक्चुअल थे उनका वेट भी और उनकी प्रायर ईयर फिगर सेम थी, इसलिए वो सेम फिगर्स आ गई थी। यहाँ क्योंकि शेयर इशुएंस पहले होगी फॉर वैल्यू, उसकी वजह से फिर वेटेड एवरेज में और प्रायर ईयर की फिगर्स में चेंज आ गया है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम इशू फॉर नो वैल्यू की एडजस्टमेंट इस तरीके से कर लिया करेंगे। अब यहाँ तक बात समझ आ गई मेरी? ये एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेशेंस अभी दिखाएं, ठहरे, मेरी आखिरी बात अभी सुनिए जी। कौन सा 10? नहीं, ऊपर जो 10 आया था ये तो पिछले साल की ईपीएस से स्टार्टिंग पॉइंट था। पिछले साल की जो ईपीएस होगी उसकी बेस में उसके शेयर्स, उसकी अर्निंग्स की बेस में जो शेयर्स होंगे वो हमारे लिए करंट ईयर में प्रायर ईयर के एंगल से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन में भी अभी 10,000 ही 10,000 वही मैंने एज इट इज एरो बनाने की कोशिश की जो आपने बनाया हुआ। ठीक है, तो पहले वाला 10,000 कहां से आया? आखिरी कॉलम में पिछले साल की ईपीएस में जो 10,000 शेयर्स है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद फिर अगर कोई नो वैल्यू एडजस्टमेंट है वो हम करंट ईयर के एंगल से इसमें इंकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये जो मैंने लास्ट आपके सामने एक वर्किंग की है, ये 33,000 शेयर्स, 28,500 शेयर्स और 15,000 शेयर्स, इन इस वर्किंग को करने का एक अनदर शॉर्टकट वे भी है जो शायद ज्यादा आसान हो जाता है जब क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो यकीनन ये क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी, लेकिन एक अनदर वे इसलिए सुनना है क्योंकि शायद वो जरा टाइम सेविंग हो जाता है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये जो बार बार फ्रैक्शन है ना, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें गलती का खदशा जरा ज्यादा रहता है कैलकुलेटर पे। अब लेकिन जो मैं अल्टरनेट वे बताने लगा हूँ वो जरा गौर से पहले सुन लीजिएगा, वो फिर मैं लिख देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। पहला 33,000 जो है ये तो हमें फ्रैक्शन कहीं ना कहीं एक दफा यूज करनी पड़नी, इसे बिल्कुल जान तो नहीं छूट सकती। लेकिन जो सेकंड और थर्ड कॉलम के फिगर्स हैं वो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे लिखें 33,000। ये क्या मैंने लिखवाया? अरे मैंने कुछ लिखवाया? ये इश्यू फॉर नो वैल्यू एक्चुअल शेयर, इश्यू फॉर नो वैल्यू एक्चुअल शेयर डिवाइडेड बाय करें 22,000। ये मैंने क्या करवाया? जो उससे पहले शेयर से उससे बेस आपको बनवा दिए, यहाँ से एक परसेंटेज आ जाएगी, इस परसेंटेज से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने करवाया क्या? फिगर्स बोल रहा क्या कैसे किया आपने?
33,000 डिवाइड बाय 22,000। जो लॉजिकल बात थी वो हम कर चुके हैं, अब एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब इससे जरा मल्टीप्लाई बाय करें 19,000। कौन सा आंसर आया? अब मुझे रिपीट करने आपने क्या किया? 33,000 डिवाइड बाय 22,000 और मल्टीप्लाइड बाय 19,000। ऐसे भी आ जाता है। कैलकुलेटर पे 0 करें, दोबारा ढूंढे 33,000 बेटा को एक आध दफा तो ढूंढ ले यार। कैलकुलेटर पे लिखें 33 और 3 0 दबाएं, डिवाइड बाय बोले 22,000 और जंप लगाए आखिरी कॉलम में, मल्टीप्लाइड बाय बोले 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 10,000 आखिरी कॉलम। क्या आंसर आया? ऐसे भी आ जाता है। बोलेंगे कैसे आया? 33,000 डिवाइड बाय 22,000 इंटू 10,000। अच्छा, यकीनन इसके और भी अब तरीके हो सकते हैं अगर आप कोई लॉजिकली सोचना चाह रहा हो, लेकिन अब नए नए तरीके भी नहीं सोचते रहे। मतलब एक मिनट मेरे साथ एक दफा सोचना जो आप सोच रहे होंगे। कैलकुलेटर पे लिखे 28,000, कैलकुलेटर पे लिखे 28,500, सॉरी, डिवाइड बाय करें 22,000। जुल्म नहीं करना है, लॉजिकली देख रहे हैं आप। अब डिवाइड बाय 19,000 होगा और मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि पहले कॉलम को देख के ये वर्किंग आगे लिख लिया करें। अच्छा, ये करना कब है ये मुझे बता दें, जब फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू? पर नो वैल्यू अगर है तो पिछले सालों में एडजस्टमेंट करनी है। यकीनन फिलहाल हमने दोनों तरीकों से कर लिया है, लेकिन ये जो मैंने बीच में एक वर्किंग लिखी है ये भी आपने लिख लेनी है। ये जरा कंपैरेटिवली आसान रहती है क्वेश्चंस में, ये आप नोट करें टेबल पर। और मैंने आपको प्लीज रोका इसलिए था कि जरा आप मेरी वर्किंग सारी पूरी हो जाए और आप फिर देख के लिख लें। आई होप कि आप कोई ऐसा साहब नहीं है जो देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, हैं काफी सारे। लेकिन 12 की ईपीएस की भी वर्किंग होनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए?
जी नहीं 22,000 शेयर एक्चुअल थे जब शेयर सेपरेट हुए, लेकिन 22,000 शेयर्स का वेट 19,000 था जब शेयर सेपरेट हुआ, और 10,000 शेयर्स ही प्रायर ईयर में थे जब शेयर सेपरेट हुआ। ठीक है, वही नाम है इनका जो ऊपर कॉलम में लिखा हुआ। ये टेबल अगर बन गया तो बता दीजिए। ये ऑनलाइन सोर्स यहाँ से जाना पा रहा है इतनी संख्या आराम से। जी इनके बेस पे अब आईपीएस फाइनल करवाए 12 की, करवाए पहले 2012 की अर्निंग बताएं, और ये तो बता दें यार 11 की अर्निंग्स 1,50,000, 12 की अर्निंग्स की बेस बताएं, ढूंढे फाइनल करते हैं। 47,500 या 55,000 कौन से कॉलम में नजर जाया करेगी? करंट ईयर वेट कंपैरेटिव ईयर में जाए, क्या लिखो यहाँ 11 में क्या लिखूं, 11 में क्या लिखूं 25,000 या 10,000? 11 को ओरिजिनली कैसे सॉल्व किया था हमने? उस वक्त तो 10,000 शेयर ही थे, लेकिन अब रीस्टेट हो गए हैं 2012 के एंगल से, 2011 की ईपीएस को हमने रीस्टेट कर दी है। आंसर बता दें फिर नोट कर लीजिए। 5.5 पर शेयर एंड 6 लिखें। आपने मेरा 11 के भी फिगर्स में लिखे थे, ये काइंडली कंप्लीट कर लेना। लेकिन कंप्लीट कर लिया, अब पेज नंबर 172 पे है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े दरमियान में स्पीड अप हो जाएगा। ऑनलाइन कंप्लीट कर लेंगे, जरा जो लिखा हुआ तो जरा बता दीजिए, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। बस में एक टेबल था सर, अगर आपने ये टेबल का कॉन्सेप्ट में से समझ लिए तो अब ये बार बार रिपीट होना, सिर्फ मसला क्या ज़हन में रखना है, इशू फॉर वैल्यू है या इशू फॉर नो वैल्यू, ये मेन बहस है इसमें। जी नोट तो नहीं कर रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ? जी प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 172, फिर स्टार्ट लो जो स्टूडेंट्स। Company D has a 31st December year end and had 2 million ordinary shares in issue on 1st January 2012. On 31st March 12, it issued 5 lakh ordinary shares at full market price. Issue for value बिल्कुल ठीक हो गया। On 1st July 12, Company D made a 1 for 2 bonus issue, एक के बदले 2, 1 for 2 इंग्लिश में चलने दो, 1 for 2 ये तो ठीक है, वो ठीक है जो भी है उर्दू में रहने दो, 1 for 2 तो ठीक है ना इंग्लिश में। तो बाकी इसकी, लेकिन ये बोनस शेयर राइट शेयर्स की वर्किंग का पता है आपको? पहले पता है प्लीज सर? लेकिन 1 for 2 लिखा हुआ, इसका मतलब जिसके पास एक शेयर होगा उसे 2, इसका मतलब वही होगा जो पता है आपको, 1 for 2, 2 के बदले 1, तो कोई ये छोड़े इस बात को, 1 अंग्रेजी में ठीक है, 1 for 2। In 2011, EPS had been calculated as 30 per share
किस साल का क्या दिया हुआ? 11 का ईपीएस का आंसर दिया। इन 2012 टोटल अर्निंग्स वर 85.5 इतनी। रिक्वायरमेंट आपसे है कैलकुलेट द ईपीएस फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 12 एंड कंपैरेटिव फिगर फॉर 11। क्या 11 की ईपीएस की कैलकुलेशन भी मांग रहा है या 12 में 11 का कंपैरेटिव मांग रहा है? एक ही बात है मेरा ख्याल है, एक ही बात है, ये डिफरेंट है। 11 की ईपीएस का मतलब 11 के अंदर खड़े होके 11 को सोचा, और 12 में 11 के कंपैरेटिव का मतलब 12 में खड़े होके 11 के एंगल से सोचा, 12 में खड़े होके पिछले साल को रीस्टेट शेयर करें। 11 की ईपीएस अब गिवन है, ढूंढने कहीं 30। 11 की ईपीएस गिवन है, हमसे रिक्वायर्ड है 12 की ईपीएस निकालने, लेकिन साथ 11 का कंपैरेटिव भी बताएं। तो हो सकता है 30 ने चेंज हो जाना हो। रजिस्टर खोल लें। मेन मसला जो था वो रिजॉल्व हो चुका है। अब मेरे वर्ड सुनते रहने और गेम ऑन रखेंगे। ये किस साल में खड़े जी हम? 12 में खड़े, और 12 के साथ साथ 11 का कंपैरेटिव भी बनाना है। तो बस ये दो लिख के ईयर्स आमने सामने, इससे पहले लिखा था आपने, वर्किंग्स में आ रहा। स्पेस रख लें। अब आइडिया हो गया आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ती है। टेबल के कॉलम्स बनाना। एक्चुअल किस साल का? 12। पहले अब बना लें मेरा ख्याल कॉलम्स, फिर 12 जो एक्चुअल है उसे, करंट ईयर, वेटेड एवरेज। अच्छा, ये डेफिनेटली हेडिंग्स जो इस कॉलम में लिखी हुई है कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप ये जरूर रट्टा लगाएं, लेकिन मेरा ख्याल शायद सेंस बन जानी चाहिए। करंट ईयर अगर 12 लिखा तो करंट ईयर शायद दोबारा रिपीट करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल चले एक आध सवाल में भी लगा। फिर 11 है प्रायर ईयर, लेकिन प्रायर ईयर को क्या करना है? एडजस्ट करना है। इसे रीस्टेटेड भी बोला जा सकता है। किन फिगर्स की बेस पे से एडजस्ट होना है? किन फिगर्स ने इसे एडजस्ट करना है, और नो वैल्यू ने एडजस्ट करना है। ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम अब है ना, ये कोई इतना चैलेंजिंग नहीं है। ये तो मंथ्स गिनने हैं और तरीके ढूंढ लेने हैं, वो हमने इंशाल्लाह कर लेना। मेन कॉलम वही है जो एक्चुअल है। एक्चुअल अगर सही बन गया तो इंशाल्लाह आगे इशू नहीं है। तो एक्चुअल जरा काइंडली बनवा दें, छोड़ दें जहां भी है। एक्चुअल शेयर्स, डेट बताएं, ब्रॉट डाउन। 2012 ओपनिंग है, 1 जनवरी, ईयर एंड 31 दिसंबर है। नहीं, शेयर्स बताएं एक्चुअल। छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, डाटा देख के बोले। तो मिलियन शेयर्स थे किस दिन, डेट बोले। ये करंट ईयर का स्टार्ट दिया हुआ है, करंट ईयर ही का स्टार्ट दिया हुआ है। अब 12 पूरा करें पहले। 12 में क्या हुआ, कब कब क्या हुआ? 31 मार्च 2012। इश्यू फॉर वैल्यू फॉर नो वैल्यू? इश्यू फॉर वैल्यू। कितने शेयर्स फॉर वैल्यू इशू हुए? शेयर्स बताए मैं, 5 लाख शेयर्स इशू फॉर वैल्यू। अब हर स्टेप पे आपने एक टोटल करते जाना है। इसका मतलब 25 लाख शेयर हो गए थे। कैसे? 20 लाख जमा 5 लाख। नेक्स्ट डेट बोलो। 5 जुलाई 12। इस दिन क्या हुआ? बोनस शेयर किसकी एग्जांपल है? इशू फॉर वैल्यू या नो वैल्यू? नो वैल्यू की दो एग्जांपल्स बताएं। बोनस शेयर भी है, शेयर सेपरेट भी है। इंक्रीज की रीजंस फॉर नो वैल्यू, बोनस शेयर एंड शेयर सेपरेट। बोनस शेयर कब है? इशू फॉर नो वैल्यू। जी, बोनस शेयर्स की फ्रैक्शन बताएं। 1/2 लिखा हुआ। हाँ जी, 25 लाख शेयर्स थे। मेरा ख्याल ठीक है ऐसे भी, लेकिन स्ट्रेट अवे करने की आदत है शायद हमें। 25 लाख लेके कैलकुलेटर पर, मेरा ख्याल है सीधा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पता नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ बोनस शेयर्स अगर डिटेल में करना है तो डिवाइड बाय 2 × 1 होना।
लेकिन शायद सीधा हम 1/2 करते रहे हैं। ये मीनिंग वैसे क्या है? 25 1/2 का फाइनल कर देता 1 for 2, 2 के बदले 1 है, तो 25 लाख के बदले 12,50,000 होने चाहिए, वही आंसर आना चाहिए। तो कैसे करें वर्किंग? 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय, या डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है, लेकिन इंटू 1। डिवाइड बाय 2 का मतलब 2 के बदले 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, या 1/2। कैसे किया आपने? एक ही बात है, 1/2 अगर मैं करूं तो इसका मीनिंग क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर क्या है? ये 12,50,000 और शेयर्स इशू हुए, ये इतने टोटल हो गए, और इतने शेयर्स इशू हुए होंगे, और फिर टोटल कितने हो गए होंगे? 37,50,000। असल में वर्ड्स का फर्क है, पिछले पेज पे जाना जरा, वहां जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना, वो कैसे लिखे हुए थे? एवरी टू बिकेम को ट्रांसलेट करें जरा, हर 2 5 हो जाए, 2 5 हो जाए, यहाँ 2 के बदले 1 मिलेगा। असल में अगर इसको उस तरह से पढ़ना चाहें तो ये है कि यहाँ हर 2 3 हो जाएंगे। हाँ सर, यहाँ हर 2 के बदले 1 मिलेगा, इसका मतलब 2 फिर बाद में 3 के बराबर हो जाएंगे, 1 जमा होके। लेकिन वो मेरे ख्याल हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर बैठेंगे उस सेंटेंस में और इसमें फर्क क्या है? चलो दोबारा एकदम फाइनल कर। वहां क्या लिखा हुआ था पिछले एग्जांपल्स में? एवरी 2 बिकेम 5, क्या मतलब? 2 5 के बराबर हो जाएंगे, बिकेम हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 के बदले 1 मिलेगा, 2 1 नहीं हो जाएंगे, 2 के बदले 1 मिलने का मतलब 2 बाद में 3 हो जाएंगे। तो हाँ, अगर यहाँ वर्किंग करनी तो कैलकुलेटर पकड़े, 25 लाख डिवाइड बाय बताए 2 इंटू 3 होगा, वो भी आ सकता है जो टोटल नीचे है। लेकिन ये हम आई होप के पुरानी बात कर रहे हैं, तो पहले भी 1/2 से हम करते रहे। बेटा 1 के बदले 2 नहीं है, इसको सिंपल ट्रांसलेट करें। 1 for 2 का मतलब है 1 मिलेगा 2 के लिए, for 2 2 के बदले 1 है, ये उलट सेंटेंस है। 1 for 2 2 के अगेंस्ट 1 है। नहीं, इधर भी कर सकते हैं, मैंने भी कहा तो, इधर हम किससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन 1 से नहीं करेंगे ना यार। क्या इसका मतलब ये? हाँ तो कर सकते हैं, मैंने भी किया तो। 25 लाख, अगर आपने वैसे वर्किंग करनी तो 25 लाख इंटू, या डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय 2 इंटू 3 करके देखें, टोटल आ जाएगा 3750 आ जाएगा सर, और फिर बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगी। लेकिन मैं बार बार एम्फसाइज करूंगा कि ये 1/2 से हम यूज टू हैं बचपन से। बचपन कहाँ से? चेंजेस इन इक्विटी से गेम शुरू हुई है, राइट शेयर, बोनस शेयर, ये पहले चल रहे हैं, इसको चेंज ना करें। करना चाहते हैं तो फिर सही सोच लें। 1 for 2 का मतलब 2 के बदले 1, इसका मतलब 2 के बदले जब 1 मिल जाएगा तो फिर टोटल 3 हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स फिर इसको इस तरह बोला जा सकता है, एवरी 2 बिकेम 3। तो एवरी 2 बिकेम 3 का मतलब 1 शेयर का इजाफा हो जाएगा, हर 2 के बदले 1 शेयर का इजाफा। बाकी देख लें एक दफा, अगर इस तरह लिखना है तो कंप्लीट करना। ये बना लें पहले कॉलम। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर हो गए? बेटा एक अगर शेयर और इशू हो रहा है, 2 के अगेंस्ट 1 और हो रहा है, तो इशू होने के बाद फिर वो 3 हो जाएंगे। 2 शेयर्स के बदले अगर 1 शेयर और मिल रहा है तो फिर टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? फिर 3, फिर टोटल 3 हो जाएंगे, एक इजाफा होके। तो पहले मैंने वर्किंग की है कि शेयर्स में इंक्रीज कितना आएगा, और फिर मैंने लिख दिया कि टोटल कितने हो जाएंगे। तो टोटल 3 हो जाएंगे, इजाफा 1 से होगा। तो ऊपर वर्किंग मेरी है डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये जो ऊपर मैंने 25 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1 है, और नीचे फिर डिवाइड बाय 2 इंटू 3 है। जब एक और इशू हो जाएगा
2 में एक और इशू हो जाएगा तो टोटल 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन के एंगल से फिर 3 हो जाएगा। अब ठीक, प्लीज क्लियर है? चलिए बाइंड अप करवाइए। सेकंड कॉलम शुरू करो, सेकंड कॉलम शुरू करो सर। अब इसे भी हर एंगल से देख तो लेना, लेकिन फाइनली बस कोई एक तरीका ऐसा रखना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जी रेडी? छोड़ दे जहां भी है, बाद में लिख लीजिएगा। 2 मिलियन के सामने बताएं क्या लिखा, क्यों? 12/12 हुआ है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टूड बात है। 5 लाख क्या है, स्पीड अप हो जाएगा। अब सीधा गिन के बताएं क्या करें, टाइम गिने, गिने महीने, 9/12 आंसर बताएं, 375। टोटल करें 375,000, 2375,000। अब कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पर, इकट्ठे इकट्ठे हैं सर। अब देन उसके बाद इशू फॉर नो वैल्यू, लेकिन स्टार्टिंग फिगर्स डिफरेंट है। किनको कहा मैंने स्टार्टिंग फिगर्स डिफरेंट है? 25 लाख और 23,75,000, 25 लाख और 23,75,000 वेट डिफरेंट है। तो क्या वही मसला आएगा जो थोड़ी देर पहले आया था? वो कब आया करेगा, जब एक्चुअल और है और वेटेड और कुछ और है। तो अब इसके भी 2 तरीके पहले फाइनल कर लें जो हमें पहले पता है, लेकिन फाइनली मेरी सजेशन वही होगी कि वो जो तरीका मैंने एंड में बताया था, लेकिन नहीं पहले वो कर लें जरा। 23,75,000 कैलकुलेटर लिखें, 2375,000। पहले तो इसको डिवाइड बाय 2 × 1 किया जा सकता है, सही किया जा सकता है सर। तो कितना आंसर आएगा? 118। टोटल बता दें, 3562,500। क्या ये टोटल सीधा आ सकता है? दोबारा करें जरा, 23,75,000 डिवाइड बाय, बोले 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 सर, डिवाइड बाय 2 × 3 करें तो ये टोटल भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक ऑल्टरनेट बताया था, उसमें मैं इंटरेस्टेड इसलिए कि फ्रैक्शन से जितनी जान छूट जाए उतनी बेहतर है। क्या तरीका बताया था उसको अप्लाई करें जरा यहाँ। 12,50,000 लिखें कैलकुलेटर में, प्लीज 12,50,000 पूरा बोलना आगे, डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23,75,000। आंसर आ गया सर? आगे है सर, लेकिन इसमें कम सोचना पड़ता है, फिगर्स नजर आ रही होती हैं, ये फ्रैक्शन खुद ही बन जाता है। जो भी परसेंटेज बननी हो वो परसेंटेज मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ जाएगा और टोटल भी आ जाएगा। इससे पहले एक आप लिखने की कोशिश करें, मुझे लास्ट ईयर की वर्किंग करवानी है और सीरियस लेना है इस लास्ट ईयर। 2011 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, स्टार्टिंग पॉइंट होता क्या है? लास्ट ईयर की ईपीएस की बेस में जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है आपने, फर्स्ट लाइन में जाए डाटा की। 2 मिलियन शेयर्स किस डेट पे थे? अभी 11 का ओपनिंग नहीं दिया हुआ, ये हमारे करंट ईयर का ओपनिंग दिया हुआ है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुननी काइंडली। क्या यही ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा? डेट बोले लास्ट ईयर क्लोजिंग की, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 11 का क्लोजिंग भी 2 मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा। 2011 के एंगल से डाटा देखें, 2011 में कुछ शेयर इश्यूएंस हुई थी? क्या हो नहीं सकती? लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम अज्यूम करेंगे कि कोई शेयर इश्यूएंस नहीं हुई। 2 मिलियन ओपनिंग है 2012 का, यही क्लोजिंग हो गया 2011 का। अब 11 के में क्योंकि शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यही 2 मिलियन 11 का ओपनिंग भी हम कंसिडर करने को मजबूर हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए 11 में कुछ शेयर इश्यूएंस हुई है तो हम रिवर्स वर्किंग्स भी कर सकते हैं। दोबारा आपने पूरा बोलना है, 2 मिलियन क्या है फिलहाल अकॉर्डिंग टू लाइन, अकॉर्डिंग टू लाइन 12 का ओपनिंग, 12 का ओपनिंग है, 12 का ओपनिंग है, फिर ये क्या बना, और फिर 11 में कोई अगर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही 11 का ओपनिंग भी बन गया। अगर 11 का ओपनिंग भी फाइनली 2 मिलियन और क्लोजिंग भी 2 मिलियन ही है तो व्हाट इज वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट ईयर?
2 मिलियन शेयर्स। सबको पता मैं कैसे पहुंचा? 12 का ओपनिंग 2 मिलियन, 11 का क्लोजिंग भी 2 मिलियन, शेयर इश्यूज इंफॉर्मेशन 11 महीना होने की वजह से 11 का ओपनिंग भी 2 मिलियन। अगर 11 का ओपनिंग भी 2 मिलियन और 11 का क्लोजिंग भी 2 मिलियन तो 11 का वेटेड एवरेज भी 2 मिलियन। और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 2 मिलियन क्या समझ के यहाँ लिखा है? लास्ट ईयर का वेटेड एवरेज समझ के लिखा है, जिसकी बेस पे ईपीएस कैलकुलेट हुई होगी। समझ आ गया प्लीज? कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होता है? जिसकी बेस पे लास्ट ईयर ईपीएस कैलकुलेट हुई हो। तो लास्ट ईयर ईपीएस कैलकुलेट किसकी बेस पे हुई होगी? वेटेड एवरेज शेयर्स की बेस पे। वो 2 मिलियन एज इट इज क्यों होगा? क्योंकि लास्ट ईयर हमें शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कंप्लीट मुझे करवा दो, बाद में लिख लीजिए, बाकी टेबल्स एक स्पीड अप होगा। इश्यू फॉर वैल्यू को क्या करूं? प्रायर ईयर में क्या करूं? डैश। डैश का मतलब 2 मिलियन एज इट इज रहा, और अगर 2 मिलियन एज इट इज रहा तो क्या गेम ऑन हो गई? लिखें कैलकुलेटर में 2 मिलियन। पहले तो इसे वैसे ही कंप्लीट कर लें जैसे आप बाकी सालों में कर रहे थे, बाकी कॉलम्स में सॉरी कर रहे थे। डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, इनटू 1 कर लेंगे। लेकिन क्या ये 1 मिलियन स्ट्रेट अवे भी निकाला जा सकता है? बोल दें कि इन फिगर्स की बेस पे। मेरी सजेशन ये है कि पहला कॉलम यूज कर लें, सिमेट्री रहेगी सबकी हमारे साथ, वरना डेफिनेटली सेकंड कॉलम यूज किया जा सकता है। मेरी सजेशन है एक्चुअल वाला कॉलम यूज कर लें, कहीं खुदा ना खासा सेकंड कॉलम में वर्किंग में गलती हुई हो और वो थर्ड तक आ जाए। हम कोशिश करेंगे पहले में गलती कम से कम हो। 1250 डिवाइडेड बाय 25 लाख, फाइनली बोल दें मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलियन। आंसर इंशाल्लाह आएगा, वो टेंशन अब बिल्कुल ना लें। मेरी सजेशन यही है कि इसी तरह वर्किंग करना है। इट इज कंपैरेटिवली टाइम सेविंग एंड सेकेंडली इसमें सोचना कम पड़ता है। टोटल 3 मिलियन हो जाएगा। टेबल कंप्लीट करें। इधर उठ एसी मेरा बंद कर दो, ये पीछे भी चल रहा है, इसे बंद कर, ये भी बंद कर दे, पिछला भी कर, पिछले जो हफ्ते इस सजेशन को मैं नोट कर लेता हूँ सर, लेकिन आप इधर आए सर। पढ़ाई के अलावा हर चीज ठीक जा रही है। ये सारे ना बनते हुए बात हो चलता नहीं है, थोड़े ठहर के करते हैं, बंद ही करते हैं। जी सर, नोट कर ली। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट हो गए। चले इन फिगर्स के बेस पे बीपीएस फाइनल करें। एक गेम अभी और है इसमें। नोटेड है? जी सर, पहले करवा दीजिएगा। 12 की अर्निंग बताएं ना करे। 87 कहां से ढूंढ लिया यार, खुदा के लिए 87 85.5 मिलियन। 11 की
अर्निंग ढूंढे, 11 की अर्निंग ढूंढे, गिवन नहीं है, गिवन नहीं, ढूंढे 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 30 ढूंढे, लेकिन 30 क्या गिवन है, 30 ढूंढे, 30 ढूंढे, इस साल की 30 दी हुई है। अब मेरी तरफ जरा देख के ईपीएस का फॉर्मूला बोले जरा, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे ये 30 आया होगा। अपना टेबल देखें जो अभी आपने बनाया, लास्ट कॉलम देखें कि आपको पता है लास्ट ईयर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2 मिलियन। दोबारा फॉर्मूला जेन में लाए, अर्निंग्स डिवाइड बाय 2 मिलियन होके 30 आंसर आया होगा। क्या हम अर्निंग्स निकाल सकते हैं? कैसे कैसे? इक्वेशन रीअरेंज करें, क्या से क्या डिवाइड होके क्या आया होगा, अर्निंग से 2 मिलियन शेयर्स डिवाइड होके अगर 30 रुपए आंसर आया होगा तो अर्निंग्स की फिगर फिर कैसे फाइंड आउट हो सकती है? तो मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 30 या डिवाइड बाय 30, कैसे कर सकता हूं मैं? तो मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 30, इक्वेशन हो जाएगी रीअरेंज। क्या गिवन था? 30 पर शेयर, 2 मिलियन शेयर्स का हमने डिसीजन ले लिया था, तो 60 मिलियन शायद ये बनेगा, 60 मिलियन में कोई नहीं, जीरो बस पूरा लगा। तो मैंने वर्किंग इसकी लिख दी, अब डेफिनेटली इसे सॉल्व करके लिखना, लेकिन मुझे जरा बात पूरी करवा दें एक मिनट। शेयर्स की बेस में बनवा दें, बाद में फिर नोट कर लीजिएगा। ये समझ आ गया मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, क्या था और क्या निकाल लिया मैंने। अर्निंग पर शेयर की फिगर थी, शेयर्स की बेस मैंने ढूंढ ली और देयरफॉर अर्निंग्स की टोटल अमाउंट मेरे पास आ गई। अगर 30 रुपए अर्निंग पर शेयर है और 2 मिलियन शेयर्स है तो टोटल अर्निंग 60 मिलियन रुपीस होगी। डिवाइडेड बाय बेस बता दें जरा, टेबल देख के, 3.562 500 2012 में आ गई, और 2011 की रीस्टेटेड ईपीएस अब किसकी बेस पे आएगी? 3 मिलियन की बेस पे। छोटे छोटे जो डिसीजन हो रहे हैं इनको जरा ज़हन में सेट करने की कोशिश कीजिएगा, यही बस गेम है। आंसर बताइएगा। 24 पूरा, 24 पर शेयर एंड 20 पर शेयर। जी जी, नो नीचे वाला करना है, ऊपर वाला कौन सा? यही है, यही कर ले नो। तो छोटे छोटे काम पिछले दे रहा हूँ आजकल मैं, हो रहे हैं। वैसे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश मैंने करनी है कि इंशाल्लाह कि कोई अब फर्दर ब्रेक ना आए किसी भी बहाने, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी ब्रेक आए, जिस तरह कल ब्रेक आई तो आपने क्या किया था? तो जो आपने किया था वही असल में मसला, लेकिन इसलिए मैंने पूरी कोशिश करनी कि कोई फर्दर ब्रेक किसी भी नाम से ना आए। तो मेरा ख्याल मैसेज हुआ है आपको। तो अगर फिजिकली हम ना भी इकट्ठे हो सके तो हम जहां भी होंगे एक दूसरे के साथ ही होंगे। इस बात पर लंबी बहस करेंगे, कोई अगला 2-4 घंटे रखते हैं इस पर, यहाँ से ऑनवर्ड फर्दर आपके जिम्मे चीजें आ रही हैं, लेकिन पहले जरा नेक्स्ट पेज पर, बल्कि 168 पेज पे जाएं। हर वो नौजवान जिसकी अदरवाइज क्लास में कभी आवाज नहीं आई, जैसे ही कोई ऐसी बात होती है सबसे तेज वही होता है। अगर मैं कहूँ 2+2 क्या होता है तो रिपीट करते हैं सवाल, हमें क्या पता। पेज 168 पे जाए सर। शेयर्स की गेम जारी है सर। शेयर्स में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। इंक्रीज की गेम जारी है। इंक्रीज में दो बातों की कुछ बात हो सकी है, कौन कौन सी? इश्यू फॉर वैल्यू, इश्यू फॉर नो वैल्यू। अब बात उधर ही है लेकिन तीसरे पे है।
अब कम्बिनेशन इशू है, कम्बिनेशन इशू की एक एग्जांपल है और राइट शेयर्स है। राइट शेयर्स को कम्बिनेशन इशू क्यों कहते हैं ये समझने के लिए पेज नंबर 173 पे आते। राइट शेयर सुना वर्ड कभी आपने? इसमें शेयर्स में इजाफा होता है या कमी होती है? शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विद कंसिडरेशन होता है, विद कंसिडरेशन। आ रहे वापस पेज नंबर 173, इसमें ऊपर ढूंढे पॉइंट नंबर 3 हेडिंग है। हेडिंग है सर कॉम्बिनेशन इशू। ये तैयारी सर जी सही तरह करनी चाहिए और उसके लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह हम खड़े हैं पिछली चीजें साथ साथ रखने का मकसद ये है कि साथ साथ रिवीजन होती रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जो चीजें हैं, तो अब अल्लाह का शुक्र है जो चीजें हैं इनको इंडिविजुअली तो टाइम लगना है, लेकिन ये मिक्स होकर क्वेश्चंस नहीं आते। जहां जहां मिक्सिंग है वो फिर साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, मेन चीजें वही हैं, अब उनको साथ बस लिंक करना है। तो हेडिंग अब आ गई कॉम्बिनेशन इशू। इसकी एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पेज नंबर 173 के ऊपर स्टार्ट में ऊपर पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ, थोड़ा सा बीच में छुपा हुआ शायद। पॉइंट नंबर 3 बोल्ड नहीं शायद हेडलाइन हुई, कॉम्बिनेशन इशू मिल गया, अंडरलाइन कर लें सर। देन सर अब मेरे जो वर्ड्स हैं इनको जरा गौर से सुना। राइट शेयर्स होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स इशू किए जाते हैं अगेंस्ट कैश या विदाउट कैश? अगेंस्ट कैश। अगर वो कैश जो आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लिए मार्केट वैल्यू के बराबर है तो फिर तो ये सिंपली इशू फॉर वैल्यू है और कोई फर्दर चेंज नहीं। इशू फॉर वैल्यू है, टाइम वेट हो जाए और प्रायर ईयर में कुछ नहीं होता। लेकिन समटाइम्स राइट शेयर्स क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए जाते हैं इसलिए लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू हो जाता है। अब अगर ये लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू हुआ है तो देन इसमें फॉर वैल्यू एलिमेंट भी मौजूद है और लेस देन मार्केट वैल्यू होने की वजह से फॉर नो वैल्यू एलिमेंट भी मौजूद है। दो चीजें मिक्स हुई हैं, पैसे ले भी रहे हैं लेकिन पूरे ना लेने की वजह से कुछ बोनस एलिमेंट भी शामिल है। करना अब सिर्फ ये होता है कि अगर राइट शेयर्स लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू हुए हैं तो हम अब इसको स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में कि फॉर फुल मार्केट वैल्यू कितने इशू हैं और कितने फॉर नो वैल्यू इशू हुए। असल में क्या है, लेस देन मार्केट वैल्यू, लेकिन हम ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए इसे सेग्रीगेट कर लेंगे कि फॉर फुल मार्केट वैल्यू कितने इशू हुए होंगे और कितने फॉर नो वैल्यू होंगे। बाकी ट्रीटमेंट वही है, फॉर वैल्यू जो होंगे वो टाइम वेट हो जाएंगे और फॉर नो वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएंगे और प्रायर ईयर में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर राइट शेयर्स फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हुए हैं तो देन नो इशू, ये 100% इशू फॉर वैल्यू है, सिंपली टाइम वेट हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? जब ये लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू होंगे, उस केस में फिर ये कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, फॉर वैल्यू भी मौजूद है फॉर नो वैल्यू भी मौजूद है, उसको अलहदा करना बस हमारा काम है। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। तो इसको एज इट इज इंग्लिश में पढ़ने से पहले नीचे एग्जांपल नंबर 10 का पहले डाटा देख लें, वो समझ लेंगे हम तो अंग्रेजी में इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। स्टेट में पहले एग्जांपल नंबर 10 का एक डाटा सामने रखना है। कौन सी हेडिंग आ गई? इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन रखनी है, कोई नई चीज नहीं है सिवाय इसके कि अलग दो हिस्से होने। A company had 10,000 shares in issue at the beginning of the current year. And what is the date of the current year? 1st January 2012 and 3 months before the year end. अब 3 months before the year end अगर गिना जाए तो अक्टूबर बनता है शायद, अक्टूबर का स्टार्ट, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का स्टार्ट, 3 महीने पहले ईयर एंड से। The company had a right shares, अंडरलाइन करें, of 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड। पहले जरा गौर से देख लें दोबारा और इस तरह चीजें आप कंफ्यूज नहीं करें। क्या मतलब इसका? हर 5 शेयर के बदले 1 मिलेगा, बाद में 6 हो जाएंगे। अगर ये इस तरह देखना बाद में हो जाएंगे, लेकिन जिसके बाद 5 शेयर्स होंगे उसको 1 मिलेगा। तो इसको उस तरह से ही रखें मेरे ख्याल जिस तरह हमने पहले पढ़ा। द एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इशू प्राइस। ये शेयर्स कंपनी इशू करती है और इस प्राइस पे फिर खरीदने किसने होते हैं? शेयर होल्डर ने। तो उन्होंने इस प्राइस पे शेयर्स को परचेज करना होता है, मींस अपना ये राइट एक्सरसाइज करना होता है। तो एक्सरसाइज प्राइस मींस इशू प्राइस वाज 4 rupees per share when the fair value means market value before the right issue was 5 rupees per share। ब्रैकेट में अभी ना जाए,
सेंटेंस की रीट्रांसलेशन करें, कितने पे हमने इशू किया है हालांकि मार्केट वैल्यू कितनी थी? ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल इस वक्त रहने दें, पहले हम इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी बाद में इस 5 का एक नाम लिखा हुआ है उसको ऐसे पढ़ के परेशान ना भी हो। अब ये पहला सवाल तो ये जहन में आना चाहिए और साथ ही खत्म भी हो जाना चाहिए कि कंपनी ने 5 वाला शेयर 4 पे इशू क्यों किए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें एक इंसेंटिव दिया, तो क्या इसके अंदर कोई बोनस एलिमेंट मौजूद है? ₹1 कम लिया जा रहा है पर शेयर। नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ब्रैकेट छोड़ दें, ब्रैकेट में बाद में बताता हूं, जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कहता है अर्निंग्स फॉर प्रायर पीरियड, किस साल की? पिछले साल की अर्निंग बता रहा है 1 लाख। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस राइट इशू वाज, जितने शेयर्स ऑफर हुए थे वो शेयर होल्डर्स ने ले लिए, टेकन अप, किसने कितने ले लिए? Required हमसे calculate the weighted average number of shares in issue for the purpose of calculating EPS in the financial statements for the year ended 31st December 2012 along with comparative means कौन सा साल? 11 पिछला साल। अच्छा दोबारा पढ़े, इसमें EPS नहीं मांग रहा, पहली लाइन पढ़े क्या मांग रहा? टेबल ज़हन में लाना, मेरा ख्याल है टेबल का दूसरा और तीसरा कॉलम मांग रहा है, कंपैरेटिव भी बताना, दूसरा तीसरा एक्चुअल के बाद वेटेड एवरेज और कंपैरेटिव वाला प्रायर एडजस्ट करके बताना, तो उसको सबको छोड़ दे, ओरिजिनल डाटा पे आ रहा है, कैलकुलेटर पकड़ने आता है। राइट इशू से पहले शेयर्स थे कितने? एक तरतीब बना लें ज़हन में, बहुत ज्यादा मुश्किल डाटा नहीं है। साल के शुरू में कितने शेयर्स थे? 10,000। अक्टूबर में जाके, अक्टूबर के स्टार्ट पे 3 महीने पहले, दिसंबर से 3 महीने पहले राइट शेयर्स इशू हुए, तो जब राइट शेयर्स इशू हुए तो उस वक्त शेयर्स 10,000 थे, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय बोल दें, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लीज नहीं करें, डिवाइड बाय 5 इंटू 1 का मतलब 2000 राइट शेयर्स ऑफर किए गए होंगे, 2000 शेयर्स और ऑफर किए गए होंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब 2000 जेन में रख लें जी शेयर्स, कैसे वर्किंग की आपने? 10,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 100, 2000 राइट शेयर्स। अभी लिखने की कोई बहस नहीं, अब मेरे वर्ड्स पे गौर आपने पहले करना है और लिखने की जो बहस है वो प्लीज होकर ज़हन से निकाल देनी। अब ढूंढने तरह की एक शेयर इशू कितने का हुआ, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर मैं करूं तो 8,000 रुपए का कैश हमें मिला होगा इन 2000 शेयर्स के बदले। व्हाट इज 2000? राइट शेयर्स इनटू मैंने किया मार्केट वैल्यू नहीं, इशू प्राइस। एक्चुअली हमें 8,000 रुपया मिला है, 8,000 मिला है 4 रुपए पे 2000 शेयर्स इशू करके। कैसे मैंने फाइंड आउट किया? राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस इज इक्वल टू 8,000 कैश रिसीव। ये कितने शेयर्स इशू करके हमें 8,000 मिला है? अब मेरे वर्ड सुने आगे, आप मुझे बता सकते हैं कि ये 8,000 का ये कैश हमें कितने शेयर्स के बदले मिलता अगर हम एक शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 5 पे इशू करते हैं? मैंने अभी आपसे नहीं कुछ पूछा, मेरा सवाल क्या है मैं फिर बोलूंगा और आपने रिपीट करना। ये 8,000 कैश हमें कितने शेयर्स इशू करके मिला है? 2000 शेयर्स इशू करके मिला। ये 8,000 का कैश हमें कितने शेयर्स इशू करके मिलता अगर हम एक शेयर 4 की बजाय पूरी मार्केट वैल्यू मींस 5 पे इशू करते? नहीं अभी मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा, मैंने सवाल उठाया क्या, जरा सवाल रिपीट करें। ये 8,000 कैश नहीं बेटा वो हो जाएगा, वो इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं, वो भी आराम से हो जाएगा। जो मैंने कहा उसका आंसर इशू नहीं है। सवाल मैंने उठा क्या दिया, नया सवाल उठा दिया मैंने। 8,000 का कैश
कितने शेयर्स के बदले मिलता अगर शेयर पूरी मार्केट वैल्यू मींस 5 रुपए पे इशू होता। सवाल रिपीट करने की मेरी ख्वाहिश है, वो मेरा ख्याल आपने कर दिया होगा। वर्किंग कोई इशू नहीं है, वर्किंग कोई इशू नहीं, बोर्ड पे जरा देखो, वर्किंग कोई इशू नहीं। मैं कह ही रहा हूं कितने शेयर्स इशू करके 8000 मिलता अगर एक शेयर 5 रुपए पे इशू किया होता। वर्किंग कोई इशू नहीं, एक इक्वेशन बन जाए, शेयर्स इंटू 5 इज इक्वल टू 8000। यही 8000, ये 8000 हमें कितने शेयर इशू करके मिला है? 2000। मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि ये 8000 का कैश मार्केट वैल्यू पे अगर शेयर्स इशू करते तो कितने शेयर्स के अगेंस्ट मिलता, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर्स हमें मालूम नहीं है, क्या क्या मालूम है हमें? 8000 कैश मालूम है, 5 रुपए मार्केट प्राइस हमें मालूम है। इज इक्वल टू कैसे वर्किंग कर लूं? शेयर्स इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1600 शेयर इशू करके मार्केट वैल्यू पे 1600 शेयर इशू करके हमें 8000 मिलना चाहिए था। यहां तक ठीक है? अब हमने एक्चुअली इशू किए कितने हैं? 2000। मार्केट वैल्यू के मुताबिक कितने शेयर इशू होने चाहिए थे? तो कितने शेयर हमने फ्री में दे दिए? फ्री में दे दिए। मिला 8000, 2000 शेयर्स के अगेंस्ट मिला, लेकिन ये 8000 मिलना चाहिए था हमें 1600 शेयर्स। अगर ये इशू फॉर फुल मार्केट वैल्यू होता, इशू फॉर फुल मार्केट वैल्यू होता तो 1600 शेयर्स के बदले 8000 मिलना चाहिए था। तो क्या ये 1600 शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट प्राइस है? इशूड एट फुल मार्केट प्राइस है। लेकिन हमने कितने शेयर इशू कर दिए हैं? 2000 मीन टोटल शेयर हमने दे कितने दिए हैं? 2000 टोटल माइनस पूरे वर्ड 1600 का मीनिंग बोले ना ना ना, वो 1600 का मीनिंग टोटल शेयर माइनस इशूड एट फुल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 400 का नाम बताएं। बोनस शेयर मींस इशूड एट नो वैल्यू। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? 2000 शेयर इशू हुए लेकिन पूरी मार्केट वैल्यू पे इशू नहीं हुए, लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू हुए। उसमें एक बोनस एलिमेंट मौजूद है। मैंने इस बोनस एलिमेंट को सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। कैसे मैंने कोशिश की है? पहले मैंने फुल मार्केट वैल्यू पे जो शेयर्स इशू होने थे वो कैलकुलेट कर लिए और टोटल कितने दिए हैं वो उसमें से माइनस करके मैंने नो वैल्यू निकाल ली। 2000 शेयर इशू हैं, असूलन 2000 शेयर इशू नहीं होने चाहिए थे, 1600 शेयर इशू होने चाहिए थे मार्केट वैल्यू पे 8000 लेने के लिए। लेकिन हमने जो 2000 शेयर्स दे दिए हैं उसमें फिर 400 एक्स्ट्रा है विदाउट एनी कैश। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? तो मेरा 1600 और 400 का ब्रेकअप क्या कहता है? 1600 शेयर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? एट मार्केट वैल्यू, एट फुल वैल्यू, इसको टाइम वेट कर लेंगे और बाकी जो 400 है ये फॉर नो वैल्यू है, इसे प्राइर ईयर में एडजस्ट कर। समझ आ गई मेरी बात? तरीका क्या अडॉप्ट किया है वो मेरी बात जरा सुन लें, तो इंशाल्लाह इसी को हम रीअरेंज करते रहेंगे। राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस इज इक्वल टू 8000। देन नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर लिया करेंगे? इश्यू एट मार्केट वैल्यू या इश्यू एट फुल मार्केट वैल्यू। उसका तरीका क्या हुआ करेगा? 8000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, जो कैश मिला होगा उसे पूरी मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके क्या फाइंड आउट हो जाएगा? इशू फॉर फुल मार्केट वैल्यू, इशू एट फुल मार्केट वैल्यू शेयर्स आ जाएंगे और बैलेंसिंग फिगर टोटल शेयर्स माइनस इशूड एट फुल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इशू एट नो वैल्यू कैलकुलेट कर दिया करेंगे। ये काम इस तरह करें, पेज के नीचे जगह है, अपने हाथ से पेज के नीचे ही लिखें, बाकी ये फिर अभी सॉल्व करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मेरे कोई वर्ड समझ आए? ये पूरी वर्किंग लिख लीजिएगा जो नजर आ रहा है आपको हाथ से लिखा हुआ।
जी नोट कर लें। एक क्वेश्चन काफी दिनों से पेंडिंग एक चल रहा है आपका, तो नाम बताएगा सर कहाँ तक वो पहुंचा है? ग्नू कैश के नाम से अपनी तरफ से कंप्लीट रखिएगा। मैं इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं पॉइंट्स पर डिस्कस करता हूँ। मेरी तरफ से एक छोटा सा काम और लेना, पेज नंबर 271 जरा लिखिए, वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 271 पे मंडे लिमिटेड है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसमें पॉइंट नंबर 2 जरा रिवाइज करना है। पूरा क्वेश्चन देखना होगा तो पूरा देख लीजिएगा, लेकिन जो इस वक्त मैंने होमवर्क देना आपको, उसमें पॉइंट नंबर 2 में एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की गेम आई थी, तो वो एक नजर देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 2। देन उसके बाद वॉल्यूम 1 में ही आपने ये डिस्पोजल्स की सदी हमें जरूरत पड़नी है कुछ दिन बाद, डिस्पोजल कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तो इस तरह की चीजें रिफ्रेश रखें। पेज नंबर 15 ये एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बने हुए हैं। तो पहले कहाँ जाना है? पेज नंबर 271 पॉइंट नंबर 2 जरा एक नजर देख के पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन है ये जरा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जस्ट एंट्रीज याद आ जाए। उसकी पेज नंबर 41 लिखें, वॉल्यूम 2 का। एक उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो पेज नंबर 15 में है, पेज नंबर 15 ऑफ वॉल्यूम 1 पे जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पेज नंबर 41 पे, बल्कि शायद सेम क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 में। अब ये फाइनली पेज 41 किस पेज का बुक का बता रहा है? वॉल्यूम 2 का। तो उसी में एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, ये डिस्पोजल्स, एक्सचेंज, ये सही याद होनी चाहिए, तो जरूरत पड़नी दोबारा। लेकिन एक काम जरा कीजिएगा, पेज नंबर 41 पे जो क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 के, इसको करते हुए जरा पेज नंबर 2 ऑफ वॉल्यूम 2, वो नहीं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो इस तरह की चीजें भी भूलनी नहीं चाहिए। कहाँ कहाँ जाना है? 271 पे जाना है, पॉइंट नंबर 2। एक नजर देख लीजिएगा, वहां काफी बहस हुई थी कि एसेट को कितने से डेबिट होना चाहिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 15 और वॉल्यूम 1, इन दोनों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। फाइनली पेज नंबर 41 पे आना है, लेकिन इससे भी पहले वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 41 से आने से पहले वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 2 है, जिसमें वो एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो एक कंप्रीहेंसिव सी में लिखा है, एक रिवीजन हो जाएगी डिस्पोजल की, एक्सचेंज की, और अपने हाथ से जरा लेजर्स दोबारा बना लेना। बाकी ग्नू कैश आप देख लें, पेज नंबर उसका मैंने 2-3 दफा पहले ही बताया। मेरा ख्याल आज कर लें आप उसे फाइनल, आज या कल तक मैक्सिमम कर लें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से बहस दोबारा शुरू करेंगे। तो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं मैं दे रहा हूँ, उतना देता हूँ जितना मेरे ख्याल में पॉसिबल है। आपका क्या ख्याल है? ये इम्पॉसिबल है। अल्लाह हाफिज।